अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार अवर टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में संस्कृत पेडागोजी क्लास रहेगी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में दोस्तों बेहतरीन लाजवाब हम 15 क्वेश्चंस करने वाले, 15 क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले भी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है, इसके पहले भी क्लासेज कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो पिछले बार क्या पूछा गया था, संभावित क्या प्रश्न हो सकता है, सारे प्रश्नों का कॉम्बिनेशन किया गया है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस 15 क्वेश्चनों में से आप लोगों का फीडबैक कितना है। तो साथियों, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। ये पिछले क्लास का हमने मॉक क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को दिया था और काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी कमेंट किया है। तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अवबोधनात्मक, सृजनात्मक, ज्ञानात्मक या उपयुक्त सभी होता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए, अगर जिन्होंने कमेंट नहीं किया था पिछली बार। तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य एक ही होता है। क्या उद्देश्य होता है? सभी लोग बताइए। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य होता है, किस प्रकार होता है? अवबोधनात्मक होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अवबोधनात्मक। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांतों अस्ति। संस्कृत शिक्षण उपयोगी कौन सा सिद्धांत होता है? तो संस्कृत शिक्षण के लिए उपयोगी सिद्धांत स्वाभाविकता सिद्धांत होगा, क्रियाशीलता सिद्धांत ही है, रुचि सिद्धांत ही है या उपयुक्तता है सर्वे। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड टीचर्स, सभी का अभिनंदन स्वागत है। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी शिक्षकों का अभिनंदन करते हैं। साथियों, संस्कृत शिक्षण में उपयोगी जो सिद्धांत कहलाता है वह सिद्धांत हमारा कौन सा हो जाएगा? वह होता है स्वाभाविकता सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण का सबसे उपयोगिता सिद्धांत क्या होगा? स्वाभाविकता का सिद्धांत हो जाता। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि देखन में ओछन लगे घाव करे यति गंभीर। ये पिछली बार एमपीटी वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। का नाम शिक्षा? शिक्षा का क्या नाम है? शिक्षा ज्ञानम अनुभवस्य, शिक्षा एकम पुस्तकम, शिक्षा एकम वस्तु, शिक्षा एकम खेलम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि का नाम शिक्षा, शिक्षा का क्या नाम हो सकता है? तो शिक्षा का नाम होता है शिक्षा ज्ञानम अनुभवस्य, यानी शिक्षा क्या है? ज्ञान का अनुभव प्राप्त करना ही शिक्षा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शिक्षणस्य मुख्यम उद्देश्यम किमस्ति। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तये धनदानम, आजीविकोपार्जनम, व्यक्तये सर्वांगीण विकास ही है, अध्यापक निर्माणम की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और नीचे जो दोस्तों कमेंट बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको कमेंट करना है। जी हाँ, तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षणस्य मुख्यम उद्देश्यम किम। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आपसे कोई प्रश्न करेगा कि जो शिक्षण करते हैं, या बच्चा ही प्रश्न कर दिया कि गुरुजी, आजकल तो सर और मैम बोलते हैं, गुरुजी वाला ज़माना चला गया, ठीक है, बहुत ही कम बोलते हैं, मैम और सर बोला जाता है। तो शिक्षणस्य उद्देश्यम मुख्य उद्देश्यम अस्ति। तो ये पूछा गया कि मैम ये बताइए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर बताइए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्तये धन दानम, व्यक्ति का धन अर्जन करना। तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, पिछली बार वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है और आपके राजस्थान शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया प्रश्न है। तो धन दानम, व्यक्तये धन दानम, व्यक्ति का धन अर्जन करना, ऐसा नहीं हो। आजीविकोपार्जन, व्यक्ति सर्वांगीण विकास से हो जाएगा। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण उत्तम विधिरस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी होती है? लेखन विधि, अनुवाद विधि, परीक्षा विधि या प्रत्यक्ष विधि होती है? अब देखिए, उत्तम पूछा गया है। विधियाँ तो आपकी सभी हैं संस्कृत भाषा शिक्षण की, लेकिन उत्तम विधि आपको बताना है। तो उत्तम विधि होती है आपकी अनुवाद विधि संस्कृत, क्योंकि अनुवाद जिससे करना आएगा तो सारी चीज़ें हो जाएगी। संस्कृत भाषा अनुवाद विधि उत्तम विधि होती है। अगला है काव्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य भवति। काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कि काव्य रचना कौशल का विकास करना, व्यवहारयी है, चतुरयी है, विकासयी है, शब्द भंडारस अभिवृद्धि है, चतुर्वर्ग फल प्राप्त ही उपयुक्त सर्वम चा। तो काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य पूछा जा रहा है।
सभी लोग बताइएगा। तो काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? काव्य के रचना कौशल का विकास करना या शब्द भंडार की अभिवृद्धि? सभी लोग बताइए। तो काव्य की पूछा गया तो कहीं ना कहीं रचनात्मक बात होगी, तो काव्य में रचना कौशल का विकास करना। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, आप लोग भी बता सकते हैं। क्या यह उपयुक्त सर्वम भी हो सकता है, डी ऑप्शन हो सकता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया था। अगला है मानवस्य प्रथमम शिक्षा प्रतिष्ठानम। मानव यानी आप और हमारे में पहला शिक्षा प्रतिष्ठान क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय, परिवार, माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय? मानवस्य प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठानम, मानव में प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान जो कहलाता है, तो पहला जो होता है वह परिवार ही होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि गद्या पार्ट्स कठिन निवारणाएं अधोलिखित विषया संति। गद्य जो के पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनमें कठिन निवारण इनमें से कौन से विषय से किया जा सकता है? दंत कथा, अनुवाद कथा, व्याख्या प्रविधि या पैतय्य सवय प्रवय्य? तो गद्य के जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनमें कठिन निवारण, जो कठिन शब्द होते हैं उनसे निवारण करने के लिए किस विषय के द्वारा कठिन निवारण किया जा सकता है? सभी लोग बताइएगा। देखिए कठिन निवारण की बात कर रही है, तो दंत कथा, अनुवाद, व्याख्या या। तो अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तम कह विधि। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी कहलाती है? आपकी आगमन निगमन विधि, नियम विधिगमन विधि की बात करेंगे, शिक्षण विधि की बात करेंगे, और ये आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, साथ ही साथ यूपी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि बताना है, और व्याकरण आए मतलब आगमन निगमन, ये समझ लीजिए। या आगमन निगमन विधि किसके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी? तो वह व्याकरण के लिए होगी। तो किसी दोनों प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला कक्षा कक्षे प्रथमा अनिवार्यता विद्यते। कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता क्या होता है? पाठ्य पुस्तक होती है, मानचित्र होता है, श्यामपट्ट होता है या दूरदर्शन होता है? कक्षा कक्षे प्रथम अनिवार्यता विद्यते। कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता क्या कहलाती है? सभी लोग बताइए। कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता क्या होता है? पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, श्यामपट्ट, दूरदर्शन। तो सभी लोग जानते हैं कक्षा कक्ष की बात करें, वो भी प्राइमरी प्राथमिक की बात की जा रही है। तो प्राथमिक में क्या अनिवार्य होता है? श्यामपट्ट, जिससे आप लिख सकें, बच्चे देख सकें। अगला प्रश्न, केन कौशल माध्यमेन अध्यापकैः विषय वस्तु स्पष्टीकरणस्य प्रयास करोति। किस कौशल के माध्यम से अध्यापक विषय वस्तु का स्पष्टीकरण का प्रयास करते हैं? प्रवाह कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, भाषण कौशल या श्रवण कौशल? सभी लोग बताइएगा। किस कौशल के माध्यम से अध्यापक विषय वस्तु स्पष्टीकरण का प्रयास करते हैं? तो राइट ऑप्शन आ चुका है, सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, राइट ऑप्शन आ चुका है, और राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? विषय वस्तु का स्पष्टीकरण का प्रयास कर रहे हैं तो कहलाएगा प्रश्नोत्तर कौशल। क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर कौशल हो जाएगा। प्रश्न करके ही पता चल जाएगा ना कि स्पष्ट जानकारी हो पाई कि नहीं हो पाई। स्पष्टीकरण देना मतलब प्रश्न के माध्यम से जब उत्तर प्राप्त होगा तो स्पष्टीकरण हो जाएगा कि हाँ, हमने जो पढ़ाया वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगला, छात्राणां पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानम योजयति। छात्रों में पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जो की योजना होती है वह पाठ्य योजना, दर्शनम, लेखनम या श्रवण कहलाती है। सभी लोग बताइए। छात्रों में पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान की योजना करना या पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को समझना या अर्जित करना भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान अर्जित करता है तो किससे संबंधित हो जाएगा। कई बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है।
तो इन चीज़ों पर भी आप सभी लोगों को फोकस करना है। ठीक है, तो ज्ञात से ज्ञात होता है उसमें, अगर बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान अर्जित करता है तो क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र होगा। और इसमें अगर छात्रों में पूर्व ज्ञान के साथ जो है नूतन ज्ञान योजना की होती, तो नूतन ज्ञान अगर दिया गया है तो फिर यहाँ पे पाठ योजना हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यस्य अवबोधनम पठनम आत्मसत्करणम कर्तुम शक्यते। यानी कि साहित्य में अवबोधन, पठन और आत्मसत्करण किस में किया जाता है? कक्षा कार्येण कहलाएगा, ससुर वाचनेन, मौन वाचन या द्रुत वाचन हो जाएगा। किस में किया जाता है सभी लोग बताइए। और यह आपके दोस्तों संस्कृत भाषा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सभी लोग बताइए। साहित्यस्य अवबोधनम पठनम आत्मसत्करणम कर्तुम शक्यते, तो ये हो जाएगा हमारा मौन वाचन इज द राइट आंसर। जिन्होंने मौन वाचन किया है वह आपका, क्योंकि साहित्य अध्ययन की बात हो रही है तो साहित्य अगर पढ़ेंगे तो मौन वाचन पढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं ससुर वाचन भी कुछ लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो मौन वाचन और ससुर वाचन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मौन वाचन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संस्कृत भाषा अधिगस्य स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रमे विद्यते। संस्कृत भाषा में स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है? पठनम भाषणम श्रवणम लेखनम, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, पठनम श्रवणम लेखनम भाषणम, भाषणम लेखनम श्रवणम पठनम। इतना जान लीजिए, पहला सुनना होता है, अंतिम लेखन होता है। अगर ये चीज़ जिसमें भी दिया गया हो तो वही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अर्थात श्रवणम भाषणम मतलब बोलना, पठनम यानी पढ़ना, लेखनम यानी लिखना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, दंडान्वयी खंडान्वयी टीका समीक्षाएं इत्येताः विधयः केन संबंधा सन्ति। अर्थात दंडान्वय खंडान्वय में जो टीका समीक्षा होती है यह विधि किससे संबंधित हो जाती है? व्याकरण शिक्षण, काव्य शिक्षण, नाट्य शिक्षण या निबंध शिक्षण से हो जाती है। दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षा किस विधि से संबंधित हो जाती है? दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, टीका समीक्षा इत्ते विधि किससे संबंधित होते? केन संबंधा मतलब क्या होता है, किससे संबंधित होना। और ये भी आया हुआ प्रश्न है, ये भी बता देता हूँ। जी हाँ, ये पूछा गया प्रश्न है शिक्षक भर्ती में। यहाँ पे हमारा हो जाएगा काव्य शिक्षण। जी हाँ, दंडान्वय खंडान्वय की जहाँ भी बात की जाए तो काव्य शिक्षण के ऑप्शन को आपको जाना है। काव्य शिक्षण इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षा ये विधियाँ किससे संबंधित होती हैं सभी लोग बताइए। तो ये विधियाँ जो होती हैं काव्य शिक्षण से संबंधित हो जाती हैं। काव्य या पद शिक्षण दोनों चीज़ें, अगर काव्य की जगह पद भी दिया रहे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं, पद शिक्षण दे दिया गया तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं। ठीक है, क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को रसानुभूत एवं सौंदर्यानुभूत करना होता है काव्य और पद का। इसलिए कक्षा में काव्यमय वातावरण प्रदान करना चाहिए सभी शिक्षकों को, और इसके पश्चात ही उनके काव्य का गहन की धारा के साथ जोड़ना चाहिए, और जो भी विधियां हैं उनको भी प्रयोग में लाना चाहिए। और शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन ससुर वाचन होता है। अगर वाचन पूछा जाए शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन तो वह होगा ससुर वाचन। अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण से कतमी विधि सर्वोत्तम कथित है? नाटक शिक्षण में कौन सी विधि सर्वोत्तम बोली जाती है? नाटक शिक्षण के लिए सभी लोग बताइए, नाटक शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी? आदर्शवाद विधि, रंगमंच हो गया, व्याख्या विधि या समवाय विधि हो जाएगा। सभी लोग बताइए, फीडबैक कीजिए। नाटक शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी? ये प्रश्न मॉक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है।
साथ ही साथ जो हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं, 15 में से आप लोगों के कितने फीडबैक हुए हैं ये भी आप लोगों को कमेंट करके वो करना है। बाकी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और संस्कृत की जिनको टॉपर नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। संस्कृत के टॉपर नोट्स के लिए आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे आपको टॉपर नोट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा, PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त होगी ये पूरा आपको व्हाट्सएप करने के बाद पता चल जाएगा। तो धन्यवाद सभी।